नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार गौतम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो से आप जुड़ सकें और बेनिफिट उठा सकें। ओके गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें और वीडियो को कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अर्थालंकार और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं इस विषय में बात करेंगे तथा अर्थालंकार में जो आपका मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो इसके भेद हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज जो है अर्थालंकार के भेदों को पहले देख लेते हैं। अर्थालंकार के मित्रों 27 भेद होते हैं। ओके, कितने भेद होते हैं? 27 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्य व्यय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहरति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, कारणमाला अलंकार, पर्याय अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार तथा समासोक्ति अलंकार। तो आज इसमें ही है, मैंने आपको बताया 27 भेद होते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से जो हैं इसके अर्थालंकार के भेद अधिक से अधिक पूछे जाते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। वो हैं मित्रों आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, मानवीकरण आदि। ये ही आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो है हम अर्थालंकार को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका भेद है आपका उपमा अलंकार। चलिए देख लेते हैं उपमा अलंकार को। इससे पहले बताऊंगा आपको कि वीडियो में अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो आप साइड में आ रहे 3 डॉट को क्लिक कीजिए तथा वहां से जाके अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। ओके गाइज, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार। ये रहा आपके सामने। उपमा अलंकार का अर्थ होता है सादृश्य, समान तथा तुल्य। ठीक है, जहां उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए। ठीक है, जहां उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है आपका? वहां होता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ समान गुण धर्म के कारण जहां भी तुलना की जाती है वहां आपका उपमा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, सरिस, समान। ठीक है, इस तरह के वाचक शब्द अगर आपको कहीं भी किसी भी पंक्ति में देखने को मिल जाए तो आप वहां पर उपमा अलंकार को ही चुनेंगे। ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे। ठीक है, तो आप उपमा अलंकार वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके वाचक शब्द। ये रहे आपके सामने। वाचक शब्द है इसका सा, सी, से, सम, सरिस, समान। यहाँ से नहीं लिखा गया है, मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण में आपको यहाँ पर 2 उदाहरण मित्रों दिखाए गए हैं। कौन कौन से? पीपर, पात, सरिस, मंडोला। यहाँ पर ये सरिस जो शब्द आया है, सरिस शब्द आया है तो ये आपका उपमा का वाचक है। ठीक है, और यहाँ सीए, मुख, चंद्र, समाना, ये समान शब्द आया, ये आपका उपमा का वाचक है। पहले उदाहरण में बताया गया है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है। मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के समान की गई है तथा सीए, मुख, चंद्र, समाना, सीता का मुख चंद्रमा के समान बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। ओके, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है मित्रों रूपक अलंकार। ओके, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यानी जिससे उपमा की जा रही है और जिसकी की जा रही है उनके बीच में कोई भी भेद नहीं दर्शाया जाता है, कोई अंतर नहीं दर्शाया जाता है, वहाँ पर आपको रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के एग्जाम्पल को आप देखते ही बताएंगे कि सर इसमें रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह लगा हुआ जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ध्यान रखिएगा, इसकी विशेष ट्रिक है पहचान करने की। चलिए इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। एग्जाम्पल हैं इसके, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई यानी कि जो है चरणों में कमल का भेद रहित आरोप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चरण और कमल के बीच में देखिए मित्रों योजक चिन्ह लगा हुआ आपको दिख रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र और खिलौना के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार ये रहा आपके सामने। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, केवल संभावना मात्र दर्शाई जाती है, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्दों में आपको मनु मानो, जनु जानो, जानेहु जानो, इस तरह से आपको वाचक शब्द दिए रहेंगे कहीं भी काव्य पंक्ति में, तो आपको बता देना है तुरंत कि साहब इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके वाचक शब्द। ये रहे इसके वाचक शब्द आपके सामने। ठीक है, ये हैं इसके वाचक शब्द। वाचक शब्द हैं इसके मनु, मनहु, मानो, जनु, जानेहु, जानो आदि, ये इसके वाचक शब्द हैं। ठीक है, इस तरह के शब्द अगर कहीं भी काव्य पंक्ति में दिए हैं तो आप तुरंत से पहले उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर देंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, ये किसी के सिर के विषय में बताया गया कि किस तरह से सिर फट गया, जैसे लाल रंग का सूर्य चमक रहा हो उसकी तरह ही उसका सिर फट गया। ठीक है, लाल रंग के सूर्य के समान। अरुण क्या होता है, सूर्य के लिए कहते हैं, और घड़े का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो अरुण का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। मॉर्निंग टाइम में, सुबह टाइम में जब प्रभात में सूर्य उदित होता है तो उसका रंग भी आपका लाल ही होता है। तो उसका सिर कैसे फट गया, मानो लाल रंग का घड़ा हो, किस तरह से, अरुण के समान। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नीचे दिया है आपको, हाई स्कूल तथा इंटर क्लास बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये भी देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ओके, सोहत ओढ़े यानी सुशोभित होते हैं, ओढ़े हुए, पीत मिस पीला, पटु मिस कपड़ा, श्याम सलोने गाद, श्याम जी अपने सलोने सावरे शरीर पर पीले कपड़े को ओढ़े हुए बहुत ही ज़्यादा सुशोभित होते हैं। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक उसी प्रकार से जैसे नीलमणि पर्वत पर जो है सूर्य की सुबह की किरणें पड़ रही हों। ओके, तो यहाँ पर मानव शब्द दिया है, उसमें भी मानो शब्द दिया है, इसमें मनो शब्द दिया है, तो यहाँ कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है भ्रांतिमान अलंकार को। भ्रांतिमान अलंकार ये रहा आपके सामने। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समान के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, यदि हमने किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद हमें लगा कि ये वस्तु ये वास्तविक रूप में ये नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे मान लीजिए हमने जो है
एक अमरूद को देखा और हम समझ रहे हैं उसे क्या है, ये देखने में कैसा लग रहा है, गेंद बॉल की तरह लग रहा है, तो वहाँ पर हमें भ्रम हो रहा है कि ये अमरूद नहीं है, गेंद है। ठीक है, तो एक मतलब समानता के कारण क्या है, दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। किन सुख सुमन समझ कर झपटा, भौरा सुक्चा लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई, फल जामुन का उसे समझकर। यानी कि किन सुख, कोई तोता, सुमन समझकर झपटा, कोई तोता जो है फूल पर झपटा क्या, भौरा सुक्चा लाल तुंड पर, एक भौरा था वो फूल के लाल तुंड पर बैठा हुआ था, और कोई तोता उसे समझकर झपटा, क्या समझकर झपटा, तोते ने निज ठौर चलाई, तोते ने क्या किया, ठौर मिस होता है चोंच, अपनी चोंच चलाई क्या करके, फल जामुन का उसे समझकर। यानी कोई भौरा लाल रंग के फूल पर बैठा हुआ था उसके तुंड पर, तभी एक तोता आता है और उसने सोचा कि ये भौरा नहीं बल्कि ये जामुन का फल है, तो उसने क्या किया, भौरे पर अपनी चोंच जामुन का फल समझकर चला दी। यानी कि तोते को भौरे में जामुन का भ्रम हो गया, इसलिए उसने अपनी चोंच चला दी। तो यहाँ क्या है आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। काली ईख समझ विषधर को, उठा लिया तब गज ने आप। यानी किसी हाथी ने किसी काले सर्प को देखा और उसने उस काले सर्प को गन्ना समझ के अपनी सूंड में दबा लिया। तो यहाँ पर जो है आपको हाथी ने क्या किया, विषधर यानी सांप को गन्ना समझ के सूंड में दबाया, उसे हाथी को विषधर में क्या लगा, ये गन्ना है, उसका भ्रम हो गया ये। और जबकि विषधर को क्या भ्रम हुआ, विषधर ने जैसे ही उसके सूंड को देखा, उसके छिद्रों को देखा, तो उसने समझा ये बिल है। ठीक है, तो दोनों को अपनी अपनी तरफ से भ्रम हो गया, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट संदेह अलंकार की तरफ। संदेह अलंकार ये रहा आपके सामने। जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो। ठीक है, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो तथा उपमेय उपमान का अनिश्चितता बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित क्लियर नहीं हो पाती कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो वहीं पर आपका संदेह अलंकार होता है। बच्चे भ्रांतिमान और संदेह में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको इन दोनों को ध्यान रखना है किस किस तरह से हैं। ओके, तो जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो तथा उपमेय उपमान का अनिश्चितता बनी रहे, वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि सारी ही की नारी है। ठीक है, यानी साड़ी की, जब दुशासन जो था द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तो चीर हरण कर रहा था तो वो उनकी साड़ी को उतारते उतारते थक गया, और थक जाने पर वो जब कहता है कि साड़ी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी है, कि सभी पूरी क्या है, साड़ी ही है, कि नारी है या नारी है, कि साड़ी ही की नारी, या ऐसा तो नहीं कहीं साड़ी की ही तो नारी बनी हुई नहीं। उसे तरह तरह से भ्रम हो रहा था कि साड़ी की नारी बनी हुई है, कि नारी की साड़ी है, कि पूरी जो नारी है वो साड़ी से ही बनी हुई, तरह तरह से भ्रम हो रहा था। ठीक है, तो उसे ये संदेह हो रहा था कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि है तो है क्या। यहाँ पर क्या है आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। यहाँ पर भी आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये नयन है या फिर कोई मीन मछली है। ठीक है, जो नेत्रों से पानी बह रहा है, तो उसमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये आँखों के बीच में मछली है या फिर ये नेत्र हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है।
ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार अगला पार्ट इसके देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा। अतिशयोक्ति अधिक से अधिक कहना, ठीक है, अधिक से अधिक कहना, किसी के बारे में अधिक से अधिक कहना यानी बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो जहाँ किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है आप उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, देखिए। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, ठीक है। यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी के विषय में बहुत ज़्यादा जहाँ बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अभी मैंने आपको बताया या नहीं बताया? बताया। जब बताया तो आप समझ जाइए। धनुष उठाया उसने जो ही, किसने? यानी अर्जुन ने जैसे ही अपने धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, ठीक है। उस पर क्या किया? चढ़ाया उस पर बाण। धरा यानी पृथ्वी, सिंधु यानी समुद्र, नदियाँ, नभ आकाश, कांपे सहसा अचानक से कांपने लगे, विकल हुए जीवों के प्राण, और जीवों के प्राण स्वयं में निकलने को हो गए। तो जैसे ही धनुष उठाया, ठीक है, और उस पर बाण चढ़ाया, लेकिन बाण चलाया नहीं, बाण उस पर चढ़ाया। तो जब बाण चढ़ाया तो फिर बाण चढ़ाने से ये तात्पर्य नहीं है कि पृथ्वी कांपने लगेगी या समुद्र कांपने लगेगा या फिर जीवों के प्राण अपने आप निकलने को हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। जब नहीं होता है तो यहाँ आपका क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये रहा आपके सामने। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग भी हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई, लंका भी सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो जब आग लगी नहीं तो लंका कैसे जल गई और निशाचर कैसे भाग गए? ठीक है, तो जब आग नहीं लग पाई है तो लंका कहाँ से जल जाएगी? नहीं जल पाएगी ना। जब नहीं जल पाएगी तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नीचे ग्रीन कलर से प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या कह रहा है आपसे? देखिए, ये रहा आपके सामने। जहां बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा तथा उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ यानी कि ये जहाँ पर किसी भी बड़ी वस्तु को छोटा बताया जाए तथा छोटी वस्तु को बड़ा बताया जाए, जिससे उपमा की जा रही है उसका भी उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर आपका होता है प्रतीप अलंकार। ओके, कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बता दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ये रहा आपके सामने। देखिए, चंद्रमा मुख के समान है। चंद्रमा मुख के समान है, ठीक है। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा तो वैसे ही सुंदर था ही और हमेशा रहेगा भी, लेकिन किसी का मुख इतना सुंदर नहीं है कि चंद्रमा से भी सुंदर हो। तो यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है चंद्रमा, उसे मुख के समान बताया गया है, ठीक है। तो जो छोटा है, क्या मुख छोटा है तो मुख को यहाँ बड़ा बताया गया, जबकि चंद्रमा को यहाँ छोटा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार के दो चार खड़े। देवदार का वृक्ष दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई तपस्वी नहीं है जो देवदार से भी लंबी हो, या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर तपस्वी को लंबा बताया गया है, जबकि देवदार को जो है यहाँ पर छोटा बताया गया। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसकी तरफ। नेक्स्ट है इसका भेद हमारा दृष्टांत अलंकार। ये रहा आपके सामने दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए तथा प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में दिखाई पड़े। ठीक है, द्वितीय पंक्ति में दिखाई पड़े, वहाँ पर आपका कौन सा? दृष्टांत अलंकार होता है। यानी जहाँ पर उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी उपमेय तथा उपमान में भिन्नता दर्शाई जाए, ठीक है, तथा बिंब और प्रतिबिंब भाव से कथन भी किया जाए, तथा प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में, प्रथम पंक्ति की विशेषता द्वितीय पंक्ति में बताई जाए, तो वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। ओके, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक मयान में, ये पहला वाक्य हो गया, दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक है, तो मयान कितनी है? एक है, एक मयान है, यानी तलवार को रखने का जो कबर होता है उसे मयान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक मयान, ये आपका पहला वाक्य हो गया। मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। दो तलवारें कहाँ नहीं रह सकती? एक मयान में नहीं रह सकती। तो पहले वाक्य की विशेषता कहाँ बताई गई है? आपकी दूसरे वाक्य में बताई गई, इसके दूसरे जो है वाक्य में बताई गई है। तो यहाँ पर जो है आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। किसी और पर प्रेम, किसी और पर प्रेम। ठीक है, ये पहला हो गया, किसी और पर प्रेम। नारियां पति का क्या सह सकती हैं, ये आपका कौन सा? दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, तो किसी और पर प्रेम होने से नारियां अपने पति का क्या सहन कर सकती हैं? कभी ऐसा देखा है आपने? और किसी से प्रेम हो तो नारियां अपने पति को बिल्कुल सहन नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है। सो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट भेद की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये रहा आपके सामने विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार में आपको यहाँ पर शब्द से ही प्रदर्शित हो रहा है, बता रहा है शब्द की विमिस बिना भावना के। ठीक है, जहाँ बिना किसी कारण के होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ आपका विभावना अलंकार होता है। जहाँ कोई भी कारण ना हो लेकिन कार्य दर्शाया जाए, तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पर दर्शा रहा है ये। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिदु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है, यानी कि बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है, जिसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु करम करे विधि नाना, और बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, और जिसका मुख नहीं होते हुए भी समस्त प्रकार के रसों का भोग करता है। विन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना बोलते हुए भी बहुत बड़ा वक्ता है। तो कभी ऐसा होता है मित्रों? बताइए, नहीं हो सकता। बिना पैरों के कोई नहीं चल सकता, बिना कानों के कोई नहीं सुन सकता, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता, बिना मुख के किसी भी रस का भोग नहीं कर सकता, बिना वाणी के वक्ता नहीं कहला सकता। तो यहाँ पर क्या है? कोई भी कार्य जो है आपका कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका विभावना अलंकार है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मित्रों। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन विना निर्मल करे स्वभाव। ठीक है, यहाँ पर बिना साबुन के
और बिना पानी के निर्मल जो है आपका बिना मैल का स्वभाव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्वभाव में क्या कर रहा है, आपका निर्मलता ला रहा है बिना साबुन के, बिना पानी के। तो यहाँ पर जहाँ साबुन नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, तो स्वभाव में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, कोई स्वच्छता आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यहाँ पर भी आपकी विभावना अलंकार है, कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका विभावना अलंकार इन पंक्तियों में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन लेवल में आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा, और विशेष तौर पे हाई स्कूल इंटर बोर्ड क्लास के लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगी। सो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं अच्छे से, और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका असंगति अलंकार। कारण और कार्य में संगति ना हो पाना, जहाँ कारण और कार्य का कोई भी मेल नहीं हो पाता है ठीक से। ठीक है, यानी कि कारण और कार्य में कभी भी मेल नहीं हो पाता, संगति नहीं हो पाती। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। हृदय घाव मेरे पीर रघुवरें, हृदय घाव मेरे पीर रघुवरें, यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है, बाण जो लगा है उसका घाव मेरे हृदय में है, लेकिन दर्द किसको हो रहा है, श्री राम को हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या है मित्रों, आपका असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हृदय में घाव किसके, लक्ष्मण के है, तो फिर दर्द कैसे होगा भाई राम को, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका असंगति अलंकार हो जाएगा। और जो एक मूवी है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी एक जो गाना है वो है, देखो अभी बता रहा हूँ आपको। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। तो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। किसी और को चोट लगे, आपको दर्द कैसे हो सकता है, वो चीज़ अलग है। अगर आपका कोई ज़्यादा ही नज़दीकी है तो भी आपको चोट उसे लगेगी तो दर्द आपको नहीं होगा, थोड़ा तरस आएगा, थोड़ा प्यार आएगा उस पर, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। किसी और की आँख छलकेगी तो आपके आंसू जो है नहीं बहेंगे, उसी के बहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका असंगति अलंकार है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मानवीकरण अलंकार रहा आपके सामने। जहाँ प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया जाए, जहाँ पर प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, यानी जहाँ प्रकृति की जो क्रियाएं होती हैं वो मनुष्यों की भांति दिखाई जाएं, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ये रहे आपके सामने। पहले एग्जाम्पल आपको दिया है फर्स्ट वाला, मेघ आए बन ठन के सज संवर के। ठीक है, तो मेघ जो है, बादल कैसे बन ठन के क्या सजते हैं, कोई श्रृंगार करता है बादल। ठीक है, बताओ, नहीं करता है ना, नहीं करता है। बादल कभी श्रृंगार करता है, बनता है, सजता है, ठनता है, कपड़े पहनता है, विभिन्न प्रकार की और क्रियाएं करता है मनुष्य की भांति, नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, यानी प्रकृति की तुलना किससे की जा रही है, प्रकृति को किसके समान क्रियाएं करते दिखाया जा रहा है, मनुष्य की भांति क्रियाएं करते दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघ में आसमान से, यानी कि आसमान से क्या है, यहाँ पर संध्या को सुंदर परी की भांति बताया गया है कि आसमान से जो संध्या है वो सुंदर परी की भांति नीचे नीचे उतर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परी क्या है आपका, परी क्या है आपका, एक मनुष्य की श्रेणी में रखा गया है परी को। तो आसमान से संध्या कैसे, संध्या कभी परी का रूप धारण कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो फिर यहाँ पर भी आपका
मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ज़रूर, आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपसे लूँगा विदा, मिलूँगा अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।